फलन में आज हम बात करने वाले हैं। पहले 11th लेवल से इसको स्टार्ट करेंगे और 11th की मैं एग्जाम्पल प्रॉब्लम से आपको अभी करा रहा हूँ और एग्जाम्पलर वाली प्रॉब्लम भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं संबंध और फलन से। तो इसमें सबसे पहले है आपका रिलेशन एंड फंक्शन होता क्या है। तो चलिए क्रम से देखते हैं इसको। सबसे पहले आता है इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपका ऑर्डर्ड पेयर बनाए जाते हैं। इसकी परिभाषा है कार्टेशियन पेयर x, y फॉर्म का होगा और x और y, x आपका a से होगा और y आपका b से होगा। दो समुच्चय दिए जाएंगे a और b। उनका हम जब कार्तीय गुणन निकालेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ लिया है, a बराबर 1 2 3 हैं इसके एलिमेंट और b बराबर 4 5 है। तो a गुणा b हुआ तो एक पेयरिंग होती है इसमें। एक का गुणा, यहाँ गुणा क्या मतलब पेयरिंग करना है, 1 4 1 5 और उसी तरह 2 4 2 5 ये पूरे पेयर आएंगे आपके। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर होते हैं आपके, अगर एन ए कोई सेट है, एन ए में अवयवों की संख्या p है और b में अवयवों की संख्या q है, तो a गुणा b में अवयवों की संख्या pq होगी। तो इस तरह b गुणा a है तो b वाले पहले आएंगे, ये 4 5, ठीक है, और a गुणा b है तो a के अवयव पहले आएंगे। तो ये मैं समझता हूँ आप लोगों को क्लियर होगा। एन ए ये वही फार्मूला है, एन ए बराबर p, यानी a में अवयवों की संख्या p है, b में अवयवों की संख्या q है, तो a गुणा b में p गुणा q अवयव होंगे। इसी तरह ट्रिपलेट वाला भी कर सकते हैं, a गुणा a में। तो क्रम से इसका पहले 2/2 का निकालेंगे, फिर तीसरा उसी तरह पेयरिंग हो जाती है। तो ये कार्तीय गुणन है आपका। अब इसके बाद आता है रिलेशन। तो इनफैक्ट जो भी हम a गुणा b से जो भी हम संबंध बनाते हैं वो सभी रिलेशन होते हैं और रिलेशन ही किसी केस में फलन बनता है, जिसकी हमें आगे बात करनी है। और जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वो रिलेशन तो हमेशा होगा। कार्तीय जो भी रिलेशन है, देखिए किसी अतिरिक्त समुच्चय a से अतिरिक्त समुच्चय b में, अतिरिक्त का मतलब अरिक्त, मतलब जो खाली ना हो। कार्तीय गुणा a गुणा b एक उपसमुच्चय हो, यानी जो रिलेशन है वो a गुणा b का ही एक पर्टिकुलर उपसमुच्चय होता है। a गुणा b से हमें जो अवयव पेयरिंग में जो अवयव मिलते हैं, जो भी मिलेंगे, इनका एक उपसमुच्चय ही रिलेशन होता है। यानी a गुणा b से जो मिलते हैं वो सब रिलेशन है और इसका उपसमुच्चय भी हो सकता है, ये पूरा इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। पहला वाला घटक है जो आपका, देखिए द्वितीय घटकों के बीच संबंध लगाने से प्राप्त होता है। इन क्रमित युग्मों के द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाते हैं। जैसे हम a, b लिखते हैं तो a का प्रतिबिंब b होता है, दूसरा वाला वह प्रतिबिंब कहलाता है। और अगर हमें यहीं अगर डोमेन रेंज पूछी जाए तो देखिए R के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों के समुच्चय R को इसका प्रांत कहते हैं, यानी डोमेन, और R जो दूसरा वाला अवयव है उसको रेंज बोलते हैं। a गुणा b के जो सभी अवयवों का हम कलेक्शन ले लेंगे तो पहले वाले से जो कलेक्शन करेंगे इनसे वो आपकी डोमेन होगी, सभी संभव लिखने होंगे। दूसरे से जो कलेक्शन मिलेगा वो रेंज मिलेगी वहाँ से। और उसी तरह लेना है जैसे आप उसमें सेट थ्योरी में लेते हैं, कोई 2 बार नहीं लेना है। तो उदाहरण से अभी क्लियर हो जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं, इसके लिए भी आपको एक सूत्र याद करना होगा। तो देखिए रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म की भी बात हम कर सकते हैं। देखिए रोस्टर फॉर्म में, इसमें आप बेसिकली सीधे ध्यान रखेंगे, रोस्टर फॉर्म में अवयवों की वैल्यू दी जाती है, ठीक है ना, सीधे वैल्यू दी होगी। और सेट बिल्डर फॉर्म में कोई रिलेशन दिया होगा थ्योरेटिकल, ठीक है। इनकी डेफिनेशन हम सीधे बात करें, समुच्चय निर्माण विधि, या इसी को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसमें हमें एक इक्वेशन ना देके यहाँ पे हमें एक इनडायरेक्ट तरीके से थ्योरेटिकल कोई कंडीशन दी गई होगी, तो वो सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर सीधे वैल्यू दी गई हैं तो वो रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल रिलेशन का सूत्र भी है। देखिए a में p अवयव है, b में q अवयव है, तो a गुणा b में pq होंगे, जानते हैं आप। और a से b में संबंधों की कुल संख्या 2 की पावर pq होगी। a में मान लीजिए आपके p अवयव हैं, a1 b1 c1, और b में p1 q1 q2 इस तरह है। तो टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशंस होते हैं वो बनते हैं 2 की पावर pq। तो ये सूत्र आप याद रखेंगे।
जहाँ एक एग्जाम्पल अगर इधर लेना चाहें तो देखिए ऐसे बात कर सकते हैं कि अगर किसी समुच्चय ए में मान लीजिए 3 अवयव हैं और बी में मान लीजिए 5 अवयव हैं, तो ए गुणा बी में जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे, यहाँ 2 ले लीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे 2 की पावर पी क्यू, यानी 3 गुणा 2, 2 घात 6, यानी 64 आ जाएगा। ठीक है, टोटल रिलेशन 64 होंगे। अब इसके बाद आता है फलन। तो फलन की कंडीशन देखते हैं और कब फलन व्यक्त करता है कोई संबंध और कब नहीं, इसके लिए अब आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ों को ध्यान देना होगा। तो मैं यहाँ सीधे बात करता हूँ कि संबंध के फलन होने की शर्त। संबंध तो सब है, संबंध के फलन होने की शर्त। कोई संबंध कब फलन होगा, तो इसको आप अलग अलग 3 प्रकार से याद रखेंगे। पहली बार कि यदि ग्राफ पता हो तो दूसरे तरीके से देखना है, यदि ग्राफ ज्ञात हो रिलेशन का तो आसानी से देख लेंगे। और दूसरी कंडीशन है जब कृमित युग्म में दिए हों, कृमित युग्म में दिया हो, रिलेशन दिया होगा, आपको वही बताना है ये रिलेशन फलन है कि नहीं। रिलेशन सब होते हैं। और तीसरा है कि अगर हमें कोई इक्वेशन दी होगी वहाँ से चेक करना होगा, तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि प्रत्येक इनपुट x पर जो डोमेन x है उस पर हमें एक यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। अगर एक x पर 2 इमेज मिल रही हैं तो वो दिया गया रिलेशन फलन नहीं होगा। ठीक है ना। तो x के एक मान पर y का अद्वितीय मान मिलना चाहिए। अगर y का अद्वितीय मान नहीं मिल रहा है, रिपीट हो रहा है, या एक x पर 2 y मिल रहे हैं, तो फिर ये फलन दिया गया संबंध फलन नहीं होगा। तो ये 3 चीज़ों से देखते हैं। तो ग्राफ का मामला तो इजी है। ग्राफ में तो आपको सीधा सीधा, जैसे मैं उदाहरण लूँ कि x² + y² = a², ये कोई रिलेशन है, इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये वृत्त है आपका, ये वृत्त हो गया। और ग्राफ से अगर आपको चेक करना है तो आप सीधे सीधे y अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे, y अक्ष के समांतर रेखा। y अक्ष के समांतर रेखा खींचने पे अगर ग्राफ को एक से ज़्यादा बिंदुओं पे कट कर रही है वो रेखा, तो फलन नहीं होगा। जैसे ये फलन नहीं होगा। ठीक है। इसी तरह पैराबोला लें हम, y² = 4ax, ये इस तरह होता है, तो ये भी फलन नहीं होगा। तो ग्राफ में तो सीधा है कि x अक्ष y अक्ष के समांतर कोई भी रेखा खींचने पर ग्राफ को एटमोस्ट 1 पॉइंट पर कट करनी चाहिए। 1 से ज़्यादा जगह कट कर रही है तो फलन दिया गया संबंध फलन नहीं होगा। ठीक है, ग्राफ वाला हो गया। और कृमित युग्म में अगर दिया हो तो उसका भी सीधा ही है। कोई भी रिलेशन अगर कृमित युग्म में दिया है ऑर्डर्ड पेयर में, इस तरह a1 b1 a2 b2 कोई भी दिया जा सकता है, तो जो पहले वाले अवयव हैं इसके, ये आपके रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी डोमेन में रिपीट नहीं होना चाहिए। पहले वाले अवयव अलग अलग होना चाहिए सब। ठीक है ना, डिफरेंट होना चाहिए। अगर ये कोई भी 2 सेम हो गए हैं तो फिर दिया गया रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसको इस तरह देखेंगे। और 2 मान वाला तो आपको रख के ही चेक करना है, तो बस मुख्य रूप से ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। अब आते हैं कुछ फंक्शंस के टाइप में। तो तत्समक फलन, या इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, इकाई फलन भी कह सकते हैं इसे। तो इसकी ये व्यक्त किया जाता है y = f(x) या f(x) = x से। रिलेशन में जो y = x लाइन होती है वही आइडेंटिटी फंक्शन होता है। और ये जो नोटेशन इस तरह दिया होता है f such that r2r या a2b, तो इसको भी आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जब भी इस तरह लिखा होगा तो ये जो चीज़ दी होगी, अब जब f लिखा है तो फलन तो होगा ही, तो a जो लिखा होगा ये हमेशा डोमेन होगी, और ये जो b है ये कोडोमेन होती है। यही कोडोमेन ही पर्टिकुलर केस में रेंज बन जाती है। इनफैक्ट रेंज जो होती है वो कोडोमेन का उपसमुच्चय होती है, यानी बड़ा कोडोमेन होता है और रेंज छोटी होती है उससे, क्योंकि उसका उपसमुच्चय, तो ये कोडोमेन होता है। बस ये ध्यान देंगे, ये डोमेन ही है ए। तो इसकी डोमेन रेंज भी यहाँ इन्होंने लिखी है कि एफ प्रांत होता है इसका आर, यानी डोमेन आर, और परिसर भी आर। प्रांत, डोमेन, प्रभाव क्षेत्र सब एक ही नाम है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रांत लिखा हो, चाहे डोमेन लिखा हो, और चाहे प्रभाव क्षेत्र लिखा हो, ये सब एक्स के मान हैं और यही डोमेन होते हैं। ठीक है, और ग्राफ से भी हम डोमेन रेंज देख सकते हैं। अब आते हैं अगले अचर फलन पे। तो अचर फलन में y = k रूप का या c रूप का होगा, और अचर फलन आपका एक x अक्ष के समांतर कोई रेखा होगी। r2r में ये भी डिफाइन है, ये दिया है हमें। ये कांस्टेंट फंक्शन है f(x) = c। तो इसका ग्राफ अगर हम देखना चाहें अचर फलन का, तो मैं ग्राफ इधर बना देता हूँ। y = x का भी ग्राफ बना लेते हैं, जो आइडेंटिटी फंक्शन था।
अचर जो आइडेंटिटी फंक्शन था तत्समक फलन, तत्समक फलन यानी एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसका ग्राफ अगर आप बनाना चाहें एक्सिस पे तो ये इस तरह बनेगा आपका, एफ एक्स बराबर एक्स, ये अनंत तक जाएगा, ये माइनस अनंत तक जाएगा, ये ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, इसकी डोमेन क्या होती है आर और रेंज भी क्या होती है आर। अब आते हैं कांस्टेंट फंक्शन में। कांस्टेंट फंक्शन के रेंज में एक ही अवयव होता है, देखिए बस सी भर होता है और डोमेन आर होगी। तो इसका ग्राफ अगर हम बनाना चाहें एफ एक्स इक्वल टू सी का, अगर सी पॉजिटिव है तो आपका ये एफ एक्स इक्वल टू सी का ऐसे हो जाएगा, यानी रेंज में हमें एक ही वैल्यू मिल रही है सी, डोमेन तो आर है, दिख रहा है हर जगह डिफाइन है, तो डोमेन बिलोंग्स टू आर और रेंज बिलोंग्स टू, रेंज में केवल एक अवयव होगा, वो होगा सी, जो भी इसके इक्वल होगा। ये सी नेगेटिव भी हो सकता है। अब आते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, ये भी आपने पढ़ा हुआ होगा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में सबसे पहले तो जो घात है वो धन पूर्णांक होनी चाहिए और जितनी भी कंडीशन है वो फुलफिल होना चाहिए। देखिए इस रूप का कोई फंक्शन होगा a0 a1x a2x स्क्वायर, ये तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। एन यहाँ पे होगा नेचुरल नंबर, यानी धन घात जो होगी वो धन पूर्णांक होना चाहिए। और a0 a1 an ये रियल कोफिशिएंट है, ये यानी ये वास्तविक संख्याएं होंगी a0 a1 a2 an, और ये r टू r में हमें इसको डिफाइन करना है, यानी कोडोमेन हमें, अगर हमने r लिख दिए तो इसका मतलब है जो रेंज आएगी वो सी का समझे होगी, और डोमेन r होती है हमेशा। कोई भी बहुपद फलन हो कितने भी घात का, उसका प्रभाव क्षेत्र हमेशा r होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि प्रत्येक बहुपद फलन चाहे वह जितने घात का हो, चाहे वह कितने भी घात का हो, सभी का डोमेन क्या होता है r, ये ध्यान रखेंगे। अब आते हैं रैशनल पॉलिनोमियल या रैशनल फंक्शन में। तो रैशनल में डिनोमिनेटर में भी एक फंक्शन होगा जो एफ एक्स अपॉन जी एक्स के रूप में होगा। अगर बहुपद की डोमेन पूछी जाती है तो आपको सीधे लिख देना है आर, और अगर परमेय बहुपद है या परमेय फलन है तो अब आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान देनी होंगी, और वो ये हैं कि जैसे मैं एक बहुपद फलन ले रहा हूँ x + 1/x + 2। अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये है कि जब x की वैल्यू -2 होगी तो डिनोमिनेटर हर जीरो हो जाएगा, उस केस में इन्फिनिटी आएगा जो कि अपरिभाषित है। तो अब रैशनल पॉलिनोमियल में हमें वो x देखने होते हैं जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो होता है, तो वो हमें रियल नंबर से हटाने होते हैं। अगर ये कहीं जीरो ना होता तो फिर इसकी डोमेन भी r हो जाती, लेकिन ये -2 पर ये जीरो हो रहा है तो वो 2 हटाएंगे। अगर मान लीजिए कोई इस तरह इक्वेशन होती, यहाँ एक उदाहरण और ले लूँगा, एफ एक्स इक्वल टू x + 1/x² + 2 ये होता तो डोमेन अभी भी इसकी r रहती, क्योंकि ये कहीं जीरो नहीं होगा रियल नंबर पे, ठीक है। और अगर इस तरह होता x + 1/x² -9, तो अब हमें r में से 2 चीज़ें हटानी होती, +3 और -3, इसको मझले ब्रैकेट में लिखेंगे पर्टिकुलर वैल्यू को। तो रैशनल पॉलिनोमियल का इस तरह निकाला जाएगा। अब आता है मॉडुलस फंक्शन, इसका भी बहुत यूज है मॉडुलस का, मॉड x से डिनोट करते हैं इसको, और ये इसको हमने एक्सटेंड किया है कि जब x पॉजिटिव हो तो ये x होता है और x नेगेटिव हो तो ये -x होता है, ठीक है। डोमेन इसकी r है और प्रांत मतलब डोमेन r है, और परसर में आपको लिखा है r पॉजिटिव यूनियन 0, यानी सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं और जीरो भी मिलेगा, क्योंकि मॉड 0 0 होता है, तो हम कह सकते हैं सभी वास्तविक धनात्मक संख्याएं, आर पॉजिटिव है ना, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा ये। इसका ग्राफ भी हम बनाए मॉड एक्स का, तो इसको ग्राफ को भी आपको याद रखना चाहिए, इस तरह ये ग्राफ होता है। तो रेंज जैसा कि वाई एक्स का जो मान होता है वो रेंज है, तो देखिए मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम अनंत जाएगी। तो इसका अगर परसर वैसे इंटरवल के रूप में भी लिखना हो तो परसर आप लिख सकते हैं 0 से अनंत, इस तरह, या आर पॉजिटिव और यूनियन 0, आर पॉजिटिव में 0 शामिल नहीं होता इसलिए 0 अलग से लिखा है। इस तरह लिखने में काम डायरेक्ट चल जाएगा आपका। और मॉड एक्स में जो राइट साइड वाली लाइन होती है ये y बराबर x लाइन होती है, ये y बराबर -x होती है। तो ये आपका इस तरह मापांक फलन हो गया। अब आता है सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन बेसिकली कांस्टेंट फंक्शन ही है, लेकिन इसमें 0 पर इसकी वैल्यू 0 डिफाइन की जाती है, इसलिए इसको अलग से फिर बात की गई है। जैसे मैं आपसे कहूँ
कि एफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन है मॉड एक्स बटे एक्स, इसका 0 पर मान बताओ। तो आप एक्स इक्वल टू 0 अगर यहाँ रखते हैं तो 0 बटे 0 आएगा, जो कि अपरिभाषित है। तो जब 0 बटे 0 को हम परिभाषित कर देते हैं तो उस केस में हम सिग्नम फंक्शन की बात कर सकते हैं। और इसको आपको याद रखना है, सिग्नम फंक्शन को इस तरह लिखते हैं एस जी एन एक्स, सिग्नम एक्स शॉर्ट में, यहाँ से सिग्नम का एस जी एन ले लिया जाता है। और ये इक्वल होता है मॉड एक्स अपॉन एक्स के। और x इक्वल टू 0 पर देखिए डिफाइन नहीं है, लेकिन इसको 0 पर इसको डिफाइन है कर दिया जाता है। यानी सिग्नम फंक्शन अगर लिखा है तो इसको हम इस तरह तोड़ेंगे, ये +1 आएगा जब x पॉजिटिव होगा, और -1 आएगा जब x नेगेटिव होगा, और 0 पर इसको डिफाइन किया जाता है 0। ठीक है। और ग्राफ भी इसका अगर देखेंगे तो ये y इक्वल टू +1 है, ये y इक्वल टू -1 है, और 0 पे वैल्यू 0 होती है। तो रेंज में सिर्फ 3 अवयव होते हैं इसके, अगर इसकी रेंज पूछी जाए तो रेंज में सिर्फ 3 अवयव हैं, 1, -1 और 0। डोमेन अभी भी इसकी R होगी, क्योंकि 0 पे हमने डिफाइन कर दिया है इसको। इस फलन का भी काफ़ी यूज है, महत्तम पूर्णांक फलन का। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स, इसी को बोलते हैं। इस एक नाम इसका स्टेप फंक्शन भी होता है, क्योंकि ये सीढ़ी की तरह इसका ग्राफ होता है। महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या इसी को बोलते हैं स्टेप एक्स शॉर्ट में, या महत्तम पूर्णांक फलन एक्स। ठीक है। और इसको इस तरह डिनोट किया जाता है बड़े ब्रैकेट से ये। और देगा भी, जब इस पर सवाल बनेगा तो कहेगा कि वेयर दिस डिनोट्स GIF, ये क्या डिनोट करता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। अब हमें इसकी डोमेन रेंज की बात करनी है और इसका ग्राफ देखना। तो डोमेन तो अभी भी इसकी R रहेगी, क्योंकि R पर ये डिफाइन है। वैल्यू जरूर पॉजिटिव इंटीजर देता है, लेकिन डिफाइन R पर है। और डोमेन इसकी R के लिए हम ये तर्क दे सकते हैं। उसके पहले हम थोड़ा सा यहाँ वैल्यू पर बात करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। जैसे 3.1 है, इसका हमें स्टेप लेना है तो ये वैल्यू 3 होगी। इवन 3.999 की वैल्यू भी अगर स्टेप में पूछी जाएगी तो ये आपको 4 नहीं लेना, 3 होगी, ये ध्यान देना। इसका पूरा नाम होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी जो भी वैल्यू ये देगा वो वैल्यू या तो x होगी या x से छोटी होगी हमेशा, ये ध्यान दें। x से बड़ी वैल्यू नहीं मिलेगी किसी भी सूरत में, क्योंकि x यहाँ 3.9 है तो हम 4 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 4 3.9 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 3 ही आएगी। इसी तरह नेगेटिव में भी निकाल सकते हैं। पाई का स्टेप पूछा जाए तो पाई का मान लगभग 3.14 होता है। ई का पूछा जाए, ई का मान 2.7 होता है, तो ये 2 आ जाएगा। तो इस तरह फिर इसका जो ग्राफ बनता है, इसमें हमें पर्टिकुलर क्रम से लाइन मिलती है, तो हम मॉडिफाई करके इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसको किस तरह मॉडिफाई करेंगे ज़रा देखिए इसको। तो स्टेप x को मैं और मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ। तो x का मान जब 0 होगा, स्टेप 0 का मान क्या होगा, 0। जब x 0 है या 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है तो इसका मान 0 आएगा हमेशा। 0.99 का स्टेप भी क्या होगा, 0.99 का भी स्टेप पूछा जाए तो आप 0 बताएंगे इसे। इसी तरह और आगे बढ़ते हैं कि जब x का मान 1 है या 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है तो ये 1 आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन मिलती हैं, इस तरह की स्ट्रेट लाइंस मिलती हैं ये, और ये इसका ग्राफ सीढ़ी की तरह होता है, इसलिए इसको स्टेप फंक्शन बोलते हैं। इसमें थोड़ा बहुत समस्या भी अभी हो सकती है, तो इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। अब फंक्शंस की ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन आप इजीली समझ सकते हैं कि जैसे दो फंक्शन हैं प्लस जी इंटू एक्स, तो हम एफ को और जी को में एक्स ऑपरेट कर सकते हैं। ये यानी एफ प्लस जी ऑफ एक्स लिखा है तो इसका मतलब है एफ एक्स प्लस जी एक्स। अगर इंटू लगा है तो उसी तरह इंटू हो जाएगा, अंतर है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी एफ इंटू जी ऑफ एक्स लिखा हो तो इसका मतलब होगा एफ एक्स इंटू जी एक्स। और स्केलर वगैरह का गुणा करना हो इनमें तो इस तरह गुणा होगा स्केलर का। तो ये चीज़ तो क्लियर होगी आपको।
और किसी स्केलर राशि से गुणा करेंगे तो बस न्यूमेरिकल वैल्यू में उसका गुणा हो जाएगा, ठीक है। और ये गुणा वाली प्रॉपर्टी दिखाई है ये, तो ये हम बात कर चुके हैं। और ये भाग वाली है, भाग में भी इस तरह लिखा जा सकता है एफ अपॉन जी ऑफ एक्स है तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स होगा ये, ठीक है, यानी भाग हो रहा है दो फलनों का। अब कुछ प्रॉपर्टी हैं कि डोमेन वाली प्रॉपर्टी होंगी। देखिए निम्नलिखित फलन एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी में से प्रत्येक का प्रांत ये होगा। तो अगर हम इनका प्रांत निकालना है, इस तरह कोई फंक्शन दिए हों, जैसे एफ प्लस जी का मैं उदाहरण लूँ तो जैसे मैं ले लूँ कि एक्स प्लस साइन एक्स, तो एक हो गया एक्स और एक हो गया साइन एक्स। तो हम दोनों का क्या करेंगे, अलग अलग डोमेन निकालेंगे। देखिए दोनों इस तरह के फंक्शंस की डोमेन निकालने का तरीका ये गिवन है, यानी दो फलनों का योग हो, अंतर हो और गुणा हो, तो हम दोनों फलनों का अलग अलग डोमेन निकालेंगे, एफ का और जी का। फिर दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, और जो भी इंटरसेक्शन आएगा वही पूरे फलन का डोमेन होगा। डी एफ का मतलब है डोमेन ऑफ एफ और ये डोमेन ऑफ जी। इसी तरह बटे वाला है अगर, तो बटे वाले में भी सब कुछ यही है, बस एक चीज़ और जुड़ जाएगी कि जी एक्स जीरो नहीं होगा, ये वाली बात, क्योंकि अपॉन में डी एक्स जीरो नहीं हो सकता है। तो ये ध्यान देंगे कि जब भी दो फलनों का योग गुणा है, दो क्या एक कई फलन हो तो सभी के लिए यही रूल लगेगा, आप अलग अलग डोमेन निकाल के सभी का कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे। इसमें ए गुणा बी निकालना है, ये उदाहरण है। तो एक का पेयरिंग कराएंगे तीनों में, फिर दो की कराएंगे तो 1 5 इस तरह पेयर आएंगे, 1 7 1 9, फिर 2 5 2 7 टोटल पेयर आएंगे। ये 4 हैं 3 है तो 12 पेयर आएंगे टोटल, इस तरह के गुणा कर लेंगे इजली। इसमें ये पूछा है कि ए गुणा बी गुणा इक्वल है कि नहीं, तो ये आप बड़े आसानी से बता सकेंगे, गिन के यहाँ से बता देंगे। ए गुणा बी है, बी गुणा ए, तो ऑब्वियसली अलग अलग हैं, तो ये जनरली बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। और दूसरी वाली बात में लिखा है कि एन ए गुणा बी बराबर एन बी गुणा ए, ये बात बराबर है, देखिए, क्योंकि संख्या क्रमित योग की बराबर ही रहेगी, चाहे आप ए का गुणा बी में करें चाहे बी का ए में करें, यानी एन ए गुणा बी बराबर एन बी गुणा ए। एन अगर लगा देंगे तो इक्वल हो जाएंगे, एन नहीं है तो इक्वल नहीं होंगे, जैसे आपका ये पार्ट था, एन में संख्या आती है इसलिए संख्या की वजह से इक्वल हो जाते हैं। ये 12 संख्या आएगी गुणा होने पर, इसलिए इक्वल हो गए। तो संख्या को जोड़ देंगे तो इक्वल हो जाएंगे, अदरवाइज इन जनरल वैसे नहीं होंगे। इसमें एक्स और वाई फाइंड करना है, तो ये दो क्रमित योग अगर हमें बराबर दिए हैं, एक्स कॉमा वाई इक्वल टू दिया है x1 y1 की, मान लीजिए तो x बराबर x1 होगा, y बराबर, तो इसी तरह यहाँ ये पहला दूसरा है, ये इसका पहला दूसरा है, तो इन्हें इक्वल करा के हमें xy पूछा है, तो इक्वेशन बनेगी 4x + 3 बराबर 3x + 5, और दूसरी बनेगी y = -2, तो y निकल आएगा, यहाँ से x निकल आएगा 2। इसी तरह ये करना है, इसमें x - y की वैल्यू 6 है और x + y की वैल्यू 10 है, तो इससे हम एक्स वाई सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये किया है यहाँ पे। इसमें a = है 2 4 6, b है ये a बिलोंग्स टू a, यानी जो एलिमेंट a लेना है हमें वो समुच्चय कैपिटल A से लेना है, b को लेना है कैपिटल B से, और a गुणा b बनाना है हमें, और इस तरह बनाना है कि a b का एक गुणनखंड हो और a < b हो, ठीक है। तो कितने क्रमित योग बनेंगे ये हमें बताना है। तो देखिए, क्योंकि संख्या 4 का गुणनखंड है और 2 < 4 है, तो 2, 4 एक कंडीशन में मिल जाएगा हमें। इसी तरह 2 6 2 18 2 25 इसके हिसाब से हमें ढूंढना है, दो कंडीशन को फॉलो करते हुए। पहली कंडीशन कि जो पहला वाला हमें ए लेना है, ये वाला ए लेना है, जो वो लेना है आपको कैपिटल ए से, यानी ए का मान 2 4 6 9 ही हो सकता है, और दूसरा जो बी लेना है वो यहाँ से लेना है, और ये लिया जा सकता है 4 6 18 27 54। ये तो कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि ए बी का एक गुणनखंड हो और a < b हो। तो अगर हम 2 4 लेते हैं, 2, 4 लेते हैं, तो देखिए 2 < 4 है और 4 का एक गुणनखंड 2 होता है, तो ये इन सारे केसेस में ये कंडीशन फुलफिल हो रही हैं।
तो इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में जो भी कंडीशन दी गई होगी उसी कंडीशंस के हिसाब से आपको क्वेश्चन को सोच के वो अवयव उसके ढूंढना है। ये पूरे अवयव यहाँ पे दिखाए गए हैं उस वाली प्रॉब्लम्स के, ये पूरे हैं। 2 4 में 2 6 2 18, 18 का एक अवयव 2 है, 54 का एक गुणनखंड 2 होगा, 18 का 6 होगा, इस तरह। तो 54 तक मैक्सिमम है तो इसलिए 54 तक लिया है, क्योंकि पहला अवयव लेना था कैपिटल ए से और दूसरे अवयव लेने थे बी से, और 2 कंडीशन फॉलो हो रही थी। पहली था कि ए लेस देन बी हो और दूसरी कंडीशन थी कि ए बी का गुणनखंड हो। तो इतनी कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल है, इतने क्रमित युग्म बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसी तरह अगला है रिलेशन दिया है x, y और एक्स वाई इस इक्वेशन से रिलेटेड हैं। एक्स वाई नेचुरल हैं और x 6 से छोटा है, x लेस देन 6 है और एक्स वाई नेचुरल है, तो x का मान क्या क्या हो सकता है 1 2 3 4 5। ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम y निकाल लेते हैं ये x रख के, तो y इक्वल टू था x प्लस 6 अपॉन x, तो x इक्वल टू 1 रखिए तो 7 आएगा, फिर x इक्वल टू 2 रखिए तो ये 5 आएगा। इस तरह मान मिलते जाएंगे। तो क्रमित युग्म हमें लिखने हैं और पार्सल लिखना है, तो पहले आप पूरे रिलेशन निकाल लीजिए। ये एक मैंने निकाला है एक साथ और 2 5 आया दूसरा, ये 2 के संगत 5 आया था और एक और मिलेगा 3 5। तो डोमेन होती हैं ये पहले वाले अवयव 1 2 3, ये डोमेन हो जाएगा और दूसरे वाले रेंज हो जाएंगे। और एक ही बार लेना है, 7 5 5 2 बार है 5, लेकिन एक ही बार लेंगे तो रेंज में 2 अवयव मिलेंगे और इसमें 3 मिलेंगे। अब नेक्स्ट टर्न पे मैं जो इसकी एक्सरसाइज है उसको लूँगा। मैंने आपको इस तरह थोड़ा सा तेज़ी से बताया है कि मतलब 11th वाला आप जो टेक्स्ट बुक में पढ़े हैं उसके आगे के हिसाब से ही किया है। थैंक यू।